जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आगाज़ में मैंने ज़िक्र किया था उर्दू अदब के हवाले से, और ये भी बताया था कि हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनको मौका मिलता है उन लोगों के दरमियान में बैठने का, उनसे गुफ्तगू करने का, उनसे बात करने का और उर्दू अदब को मज़ीद जानने का। और ये एक मेरे ख़्याल से हमारा हक़ भी है, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और उर्दू अदब जिस तरह से माशरे में आगे बढ़ रहा है, जो आगे की जो नौजवान नस्ल है वो जिस तरह से उसे देख रही है, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, कुछ बात करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम उसको और मज़ीद लोगों के सामने लेकर आएंगे। कुछ ऐसी सारी चीज़ें हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम और हमेशा की तरह एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ वो यहाँ हमेशा आते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमीद शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज तो बहुत ज़्यादा खिलखिला रहे हैं और इसके पीछे जो वजह है वो छुपा रहे हैं, लेकिन मैं बताती चलूं कि वो जो वजह है वो इनके सामने ही मौजूद है। उनकी बेटर हाफ, उनकी वाइफ आज हमारे दरमियान है। तो आइए वेलकम करते हैं यास्मीन हमीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच कि आप भी आज यहाँ हमारे सेट पे तशरीफ लाएं और बहुत आज शुक्रिया काफी राज की बातें इनकी हम जानेंगे आपसे। तो आप तैयार हैं? जी हरदम तैयार, इसलिए कि हम तो हर वक्त इनके सामने मौजूद होते हैं। Oh, that's like a good boy. Well, वाकई हकीकत होती है कि जो एक कंपेनियनशिप होती है वो इस तरह से भी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो एक खुली किताब होते हैं एक दूसरे के आगे, और ज़िंदगी गुजारना फिर उस लिहाज से और आसान हो जाता है। लेकिन इस ज़िंदगी में जो आपने जिस काम को चुना, जो राइटिंग के हवाले से, फिक्शन के हवाले से, तो ये ही क्यों, फिक्शन ही क्यों और राइटिंग ही क्यों? इसके पीछे कोई ख़ास वजह थी? अच्छा, ये तो ऐसा है कि आदमी को ज़िंदगी कहीं और धकेल रही होती है और उसका जो उसकी साख्त होती है आदमी की, अपनी उसकी ज़हनी साख्त है, उसका दिल जो है, उसकी दिलचस्पियाँ जो हैं वो किसी और जगह चल रही होती है। ये तो है। तो ऐसा है कि जिस वक्त मैं अभी मैट्रिक में था तो हमारे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ दोस्त आए थे। उन दिनों को एक मूवमेंट चल रही थी, तो मूवमेंट चल रही थी तो एक जलसे में मैंने भी तकरीर कर दी उनके साथ। वो लीडर थे। ओके। तो वो उन्होंने जनाब वाले साहब से आके मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी तो बड़ा लीडर टाइप आदमी है, तो इसे ऐसा करें कि ज़रा यूनिवर्सिटी में भेजिए, वहाँ बड़े इसके इम्कानात हैं। और ज़राअत की तालीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, एग्रीकल्चर की। तो बस ये था कि मैं उधर चला गया। तो आपका इंटरेस्ट भी उसमें ही था? नहीं, एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं था? लेकिन ये एक हादसा था कि मैं वो उस वक्त आप कह लें कि FSC भी उसी यूनिवर्सिटी में होती थी, लेकिन उसमें उर्दू वगैरह नहीं पढ़ाते थे। ओके। तो गोया मैंने उर्दू उसके बाद नहीं पढ़ी है। सही। लेकिन ऐसा है कि मैं तो चूंकि वालिद साहब किताबों की तरफ मुतवज्जो से शुरू से, और उन्हीं से हमें ये एक चीटक लगी थी कि पढ़ने की वाकई। तो पढ़ने का वहाँ भी रुझान रहा। ठीक ठीक। तो साथ मैं साइंस पढ़ रहा था, एग्रीकल्चर पढ़ रहा था, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा था। ओके। और साथ साथ ही अदब चल रहा था। तो फिर आपने सिर्फ उसी में फिक्शन ही को क्यों चूज किया? अच्छा, ऐसा है कि मैं फिक्शन की तरफ बराह रास्त नहीं गया हूँ। अच्छा। आप जिस तरह जाते हैं ना, एक आदमी होता है जिसे पता नहीं है किस तरफ जाना है, तो वो मुख्तलिफ गलियां देखता है, दरवाजे देखता है, मंजर देखता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी गया। और मैंने पहले तारीख के हवाले से लिखा भी। मेरी पहली किताब सीरत पे आई, पैकर जमील आपने देखा। फिर उसके बाद मैं शायरी की तरफ भी गया, इसलिए कि हर नौजवान दो काम तो जरूर करता है, या इश्क करता है या शायरी करता है। आपने दोनों किया या दोनों में से एक काम किया? ये दोनों हो जाते, ये किए नहीं जाते, ये दोनों हो जाते हैं। लेकिन ये है कि आप एक इश्क तो हमने लिखने की तरफ ही किया और दूसरा सामने बैठा सामने बैठा। तो वो ऐसा हुआ कि फिर वो वहां से हम उठा करते थे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से और पैदल मार्च करते थे। पैसे कम हुआ करते थे। यार आपको कितना मिलता है उसी में तो रोजाना जब आपको घंटा घर में जाना है तो आपको पैदल चलना पड़ता है। आप जाते हैं पैदल, कई दफा जाते हैं। फिर वहाँ घंटा घर में महफिल एक होटल होता था, उसमें रियाज मजीद बैठे हैं, उसमें डॉक्टर अनवर जैदी बैठे हैं, एहसन जैदी बैठे हैं, दूसरे हमारे दोस्त काशिफ वहाँ पे मौजूद होते थे। इस तरह बहुत सारे दोस्त हमारे उस वक्त मौजूद थे जो अदब के ऊपर बात कर रहे थे। सही। तो फिर वहाँ वो एक सिलसिला चल पड़ा। तो उसके बाद जब मैं फिक्शन लिखने की तरफ गया तो मुझे लगा कि शायद ये सिन्फ है जो मुझे ज़्यादा मुतमईन करती है। आप लिखते हैं, लिखने के बाद आप देखिए ये ऐसी सिन्फ है अजीब व गरीब। बिल्कुल।
कि आप बज़ाहिर एक वाकया लिख रहे होते हैं, लेकिन वाकया लिखते हुए आप उसमें आप कुछ दूसरे को सुझा भी रहे होते, समझा नहीं रहे होते। जैसे मुबल्लिग समझाता है ना कि जनाब ये करो ये करो ये करो, ऐसा नहीं होता। आपने वो वाकया लिखा है, आपने एक कहानी लिखी है, उसके अंदर ही आपने एक कुछ चीज सुझा दी है। जिस तरह आप देखें कि आप एकदम अंदर ही से रोशन कर देते हैं, कोई ढूंढ लेता है, जैसे अंदर से रोशन कर देते हैं, और मुतमईन अंदर से हो जाते हैं। तो आप जो पढ़ने वाला ये समझता है कि ये तो गोया मेरे दिल में बात थी, ये तो मेरी अपनी बात थी जो इसमें कही गई है। तो आदमी जो रुकता है ना, देखें कहाँ आदमी अपने आप को दी अदर महसूस करता है। आदमी वहां अपने आप को दूसरा आदमी महसूस करता है, जहां आप दूसरे पर अपनी फिक्रियात ठोंसना चाहते हैं। सही। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मेरी फिक्र ये है, मेरा मसला ये है, ये इसका मतलब ये है कि जो मेरा मसला है वो आपका मसला नहीं है। जो मेरी फिक्र है, जो आपकी फिक्र है, उसके दरमियान कहीं ना कहीं लकीर मौजूद है। सही तो बात आप फासले पे हो जाते हैं। लेकिन कहानी ऐसी चीज है जो आपको भी उस तरह कलावे में लेती है। आप समझते हैं तो मेरी कहानी लिखी हुई है, ये तो शायद मेरे आप बीती मैं खुद ही से पढ़ रहा हूँ, ये अक्सर इसलिए मुझे ये भेद भरी सिन्फ जो है ना, इसलिए अच्छी लगी कि इसमें मुझे खुद अपने आप को भी तहलील में कर लेता हूँ, और जो पढ़ने वाला है वो भी समझता है कि ये मेरी है। तो इस तरह हम अपने अपने भेद जो हैं वो इस कहानी के हवाले करते हैं, और कहानी के भेद हम इससे उठा लेते हैं और अपने बना लेते हैं। सही बात है, और कुछ भेद हम भी यहाँ खोलने की कोशिश करते हैं। एक बेहतरीन राइटर तो है ही हैं, लेकिन एक शौहर कैसे हैं, ये यास्मीन जी आप बताइएगा। पहले तो एज ए राइटर मैं बात करूं कि जैसे हमीद के अफसाने हैं, आप देखिए कई ऐसे अलामती अफसाने हैं और कई ऐसे अफसाने में हम इसे कहती हूँ ये हमारी अपनी ज़िंदगी के हैं। जैसे बर्फ़ का घोंसला है, जैसे हम मरी गए थे हनीमून पे, बिल्कुल हमीद का ऐसे ही है। मैं कहती हूँ कि मुझे आज भी वो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो मेरा मतलब फ्लैशबैक्स में आप चली ऐसा ही है। फिर मंजली अफसाना है, हमारी तीसरी बेटी जब हुई तो दरमियान वाली बेटी पे है, मंजली वो है, और स्वर्ग में सुअर है। हमीद के ऐसे अफसाने हैं कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर मुझे लगता है। और एक लोथ अफसाना है, मेरी फूफी बीमार थी, हमारे यहाँ आके ठहरी, और मतलब उस तरह के अफसाने, और बहुत सारे अफसाने जैसे हमीद ने मर के हवाले से लिखे। तो मुझे लगता है ये वो कहानियां हैं जो हमारी अपनी है, और हर पढ़ने वाला सोचता है कि ये इसका कहीं ना कहीं मेरे साथ ताल्लुक जाके मिलता है। और एज ए शोहर तो हमीद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह और मैं चाहती हूँ कि जो नहीं लिखता उसे लिखना चाहिए, कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। मुझे याद है कि जब नए ये सेल फोन चले तो मैंने हमीद से कहा, हमीद शाम से पहले मुझे मोबाइल चाहिए। बाय गॉड, तो हमीद ने वापस आते, मुझे नहीं पता कि हमीद ने 20,000 का अरेंज कैसे किया। अच्छा। और बेटे से कहते हैं जाओ अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे वाला मोबाइल लेके आओ। अभी भी मेरी फरमाइशें हमीद से ऐसी हैं कि बस ये चीज मुझे शाम से पहले चाहिए होती है। इसमें आपके क्या तासुरात हैं? और मैं देखिए, ये बिल्कुल यास्मीन ने सही कहा, लेकिन मेरा मसला ये है कि मुझे चीजों के साथ शायद इतनी दिलचस्पी नहीं। जो मैंने पहना हुआ है या जो मैं अदब इनकी पहली तरजीह है। अच्छा, बिल्कुल। जो मैं खाता हूँ, मुझे क्या खाना है, ये सारे मामलात जो तय करती है वो हमारी बेगम। नहीं, अभी हमीद बीमार हुए तो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो गए तो कहते हैं यार तुम डॉक्टर को बताओ कि मुझे क्या हुआ है। मतलब जस्ट इमेजिन सच अ स्वीट कनेक्शन। आप बताओ कि यार मुझे क्या हुआ है ना, तो डॉक्टर बहुत हंस रहे थे। जी आप बताएं कि इनको क्या हुआ है। हाय काश इस तरह के सारे जितने भी कपल्स हों वो इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से रहें, और ये वाकई मुझे देखिए इट्स रियली गुड टू सी यू गाइस लाइक दैट। नहीं देखें, इसमें यास्मीन में बहुत खूबियाँ हैं, और मेरा ख्याल है कि लिखने वालों के हाँ अगर ऐसी ख्वातीन हों तो क्या ही कहने, घर जन्नत बन जाए। बेशक। मेरे मसाइल और तरह थे। मैं बैंकर बाय प्रोफेशन रहा हूँ, और ज़ाहिर है बैंकर की जो लाइफ है वो बड़ी मसरूफ़। हाँ जी, आप 9 बजे गए और उसके बाद मसरूफ है और पता नहीं आप किस वक्त आएंगे। सही बात है। अच्छा, उसके बाद मैं घर आता था तो मुझे पढ़ना भी होता था। ओके, ज़ाहिर है वो तो जिंदगी का एक और हिस्सा है। आपने बैठना है, साथ पढ़ना भी है। बिल्कुल। सोने से पहले मुझे कुछ ना कुछ पढ़ के सोना है। अच्छा। सवेरे मैं उठता था कोई 6 बजे से, बल्कि 4 बजे 5 बजे मैं तकरीबन अपने टेबल पे होता था लिखने वाले, और उस वक्त ये सो रहे होते थे। ये देर तक जागते हैं। अच्छा, लकीली इनका देखे कि ये हमारा इम्तिजाज ऐसे कि मैं लेट नाइट सोती हूँ और हमीद बहुत अर्ली सो जाते हैं। अच्छा। अभी भी जैसे हम एक बेड पे हम ताश खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, लूडो के, हमीद सोए हुए हैं, और सुबह ये होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद सो जाती हूँ। ये ताश खेलने वाले कौन लोग हैं? मेरा बेटा है, मेरी बहू है,
मेरी बेटी और ये वाह, वाह। 4 आदमी पूरे हैं और आप एक जगह कोने में सो रहे हैं। लूडो खेल रहे हैं, कभी ताश खेल रहे हैं। मिसिंग होते हैं तो उसकी जगह पे हमीद होते हैं। फिर मुझे जगाते हैं कि नहीं बाबा एक आदमी कम हो गया। वंडरफुल वंडरफुल, मतलब ये इतना खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बिल्कुल। ऐसा ही है। अच्छा, तो वो फिर ऐसा है कभी ये धकेलते मुझे वहां किनारे पे ले जाते हैं, और कई दफा एक आध दफा तो मैं गिर भी गया। मैंने कहा यार ये तो असल में एक्साइटमेंट इतनी होती है जो कुछ हो रहा होता है उस वक्त। बिल्कुल, जब आपकी फैमिली एक जगह होकर इस तरह की मोमेंट्स एंजॉय करती है तो फिर तो हर चीज हो सकती है। सही। अच्छा, वैसे यास्मीन जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि एक राइटर और एक अदबी दुनिया से रिलेटेड बंदा हमेशा, मैंने सुना है और देखा भी है, बड़े गायबाना अंदाज में होते हैं, गायब दिमाग होते हैं, और उनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे लगा हुआ होता है कि जी मैंने पढ़ना है, मैंने लिखना है, और फैमिली के कामों में और उनसे नहीं। तो इस मामले में आप क्या समझती हैं कि ये? इस मामले में तो हमीद बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप यकीन करें, गांव से एक हमारे रिलेटिव में से आए, उनका कुछ गायनी के प्रॉब्लम से ऑपरेट था उनका, तो वो 10-15 दिन रही। उन दिनों हमीद नावल लिख रही थी, मट्टी आदम खाती है। हमीद आते अपना खाया पिया, अपने फोकस काम पे था, तो वो मुझसे पूछती हैं क्या ये भाईजान आपसे बात नहीं करते? अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत होती है। अब इन दिनों ये कुछ लिख रहे हैं। अच्छा। तो मुझे ये होता है कि बस हमीद पूरे अपने तवज्जो से और उस तरह लिखे। अच्छा, फिर इनको सिर्फ एक काम और एक हाँ, अलग से अलग जगह आप चाहिए देखिए, होती मुझे है। याद है कुछ साल पहले हमीद एक और नावल जो तो अब खैर छूट गया, उस पे कुत्तों की कुछ अकसाम थी, और हमीद उन दिनों ढूंढ रहे थे कुछ ऐसी चीजें जहां से वो मतलब स्पोर्ट ले, और वो रह गया। तो मुझे आज तक दुख है कि इन्होंने कंप्लीट नहीं किया उसको। तो मुझे होता है कि इन्हें पूरा टाइम हो कि जो कुछ ये लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं। अगर हम अपने झगड़ों में पड़ेंगे और अगर हम ऐसे मसाइल खड़े करेंगे तो आप देखें कि ये लोग तख्लीक नहीं कर सकते। सही बात है, फिर ऐसे लोग हमें मिल नहीं सकते। और मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, उन खवातीन को भी जिनके यहाँ ऐसे लोग हैं। सही कि ये तो गॉड गिफ्टेड है, वरना आप देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अदब तख्लीक करना जान जोखों का काम है। क्या बात, मामूली बात नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, और ये वाकई जो इस तरह की अगर सोच खवातीन में हो जाए तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी है नहीं। बहुत लोग ज़ाया हो गए, सामने बहुत लोग ज़ाया हो रहे हैं, आप देखें। यकीनन बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा अमित साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी उर्दू अदब से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस भी अभी कुछ अरसे में आपने अटेंड करी हैं, तो उनके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं कि वहाँ किस तरह की सूरत हाल है, आगे किस तरह की चीज़ों में तब्दीली आ रही है, क्या चेंजेस आ रही हैं? देखें, अब ऐसा है कि कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं, लेकिन अब कॉन्फ्रेंसेस के बिल्कुल अंदाज बदल गए। अच्छा। मसलन एक तो ये है कि ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन चली गई कुछ बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस। जैसे मसलन इस दफ़ा के ILF जो होना था वो ऑनलाइन हुआ, हमने बैठ के किया। LLF जो फैसलाबाद का लिटरेचर फेस्टिवल था वो भी ऑनलाइन हुआ। लेकिन कराची जो उर्दू कॉन्फ्रेंस है वो आप कह लें दोनों उसमें मोड रखे गए। सही। एक कुछ लोग ऑनलाइन शरीक हो गए और कुछ लोग जो हैं वहाँ पे जाके फिजिकली वो मौजूद थे। तो वहाँ जो अहमद शाह साहब हैं उनका इसरार था कि नहीं मुझे वहाँ पे लाजमन आना चाहिए। तो फिर हम दोनों गए थे उस कॉन्फ्रेंस में, तो बड़ी अच्छा लगता है। देखिए आपका दुनिया भर से राब्ता होता है इस तरह इन कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, कौन क्या लिख रहा है ये पता चलता है। और अदब ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखती है और बदलती हुई ज़िंदगी को देखती है। हमारी ज़िंदगी इस थोड़े से अरसे में बहुत बदली है। बिल्कुल, लेकिन अगर इसमें यह देखा जाए कि जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इन सारी चीज़ों से क्या कुछ सीख रही है, उनको क्या हासिल हो रहा है? देखें, जो नौजवान नस्ल का जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं ना, उसका मसला वाकई ये नई टेक्नोलॉजी जब से आई है, इंटरनेट आ गया, उससे पहले आप देख लें TV VCR ये वो सारा चलता रहा, तो उसका एक हमें महसूस ये होता था कि शायद अब किताब को धकेल के आपने एक तरफ कर दिया, हाशिए पे रख दिया है, और अब शायद यही जो स्क्रीन है यही हमारी ज़िंदगी है। और हम जो ख्वाब पहले देखा करते थे और तरह के, और हम एक दूसरे के साथ मिलने को बहुत अहमियत देते थे, एक दूसरे से मुकालमा करने को अहमियत देते थे। अब हमारा मुकालमा सिर्फ मोबाइल के ऊपर हो रहा होता है, हत्ता कि बच्चों के दरमियान भी, माँ बाप के दरमियान भी दूसरे कमरों में मुकैयद होकर वो कर रहे होते हैं। आप दूसरे कमरों की बात कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठ के हम एक दूसरे से फोन पे नहीं, आप दूर वाले करीब हो गए और करीब वाले आप फील करें कि वो दूर हैं, क्योंकि एक ही अगर मैं और अमित बेड
बेड पे है तो हम दोनों अपने फोन अगर यूज कर रहे हैं तो दूर वाले करीब है और हम आपस में दूर हैं। ये बात तो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन होता ये है कि जब नई दुल्हन आती है ना, मैं ये अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब नई दुल्हन आती है तो उसकी बड़ी टहल सेवा की जाती है ना, और बड़े जनाब, क्योंकि इसलिए कि वो मरकज़ निगाह होती है। हाँ। हर कोई उसे देख रहा है, आप वो जो कैसे चल रही है, कैसा उसका लिबास है, कैसा वो उसका रख रखाव है, कहाँ वो बैठेगी, उसके लिए हर कोई उसके लिए मुतवज्जो होता है। बेशक। लेकिन कुछ वक्त गुजरता है तो उसकी अपनी जो सीरत है वो हावी हो जाती है और वो कुछ लोगों को करीब करती है, कुछ को दूर कर देती है। ये उसका रवैया जो है बिल्कुल, ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये नई दुल्हन की तरह। हाँ। अभी हमारी मरकज़ निगाह है, सही सही। हम फौरन ही इसकी तरफ मुतवज्जो हैं कि भाई ये इसमें से क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन कितनी देर आप ऐसी चीजों के अंदर मुनहमिक रह सकते हैं जो आपकी जिंदगी पर नेगेटिव असरात डाल रहे हैं, मनफी असरात डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप ऐसे, आप देखिए, आप इसी नेट के ऊपर बहुत ज्यादा लाइब्रेरियों की तरफ लोग मुतवज्जो हो रहे हैं। किताब ने भी अपना रुख बदल रही है और ई किताब की सूरत में आपके सामने आ रही है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं उसी, और उसकी तरफ नौजवान भी मुतवज्जो हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और किताब की हर सूरत में पजीराई ये शो है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बड़ा उम्दा सा सवाल है जो मैं चाहती हूँ कि आपके अंदाज में हमें पता चले। ज़िंदगी के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ज़िंदगी क्या है, लेकिन ज़ाहिर है हर इंसान का नज़रिया ज़िंदगी को देखने का बड़ा मुख्तलिफ सा होता है। मैं चाहूँगी आपकी नज़र में ज़िंदगी से क्या मुराद है? देखिए, ज़िंदगी जो हम अपने आप को कहते हैं ना कि हम लिविंग बीइंग्स हैं और हम जिंदा चीज़, तो जिंदगी तो ये पौधा भी है जो आपके सामने है, लेकिन ये सांस लेता है आपके सामने, बढ़ता है, फलता है, फूलता है। जिंदा तो जानवर भी होते हैं जो चलते हैं, घूमते हैं और सारा कुछ होता है, और परिंदे भी जिंदा होते हैं। सही। लेकिन ये चरिंद से, परिंद से, नबातात से, हैवानात से आदमी की जिंदगी कहाँ मुख्तलिफ होती? सही। ये बुनियादी सवाल है। अगर इसको आप तलाश कर लेंगे तो समझिए कि आप इंसानी सतह पर जिंदगी का तस्वर करते हैं। बिल्कुल। वरना नहीं। मसलन मैं सुबह से लेकर शाम तक मुनहमिक हूँ, लगा हूँ इस बात में कि मुझे रिस्क की तलाश करनी है और खाना है और कमाना है और मेरे लिए एक अच्छी जगह रहने के लिए हो जाए, तो ये तो हैवानी जिंदगी की सतह पे। सही। मैं सिर्फ अगर सांस लेने की जिंदगी पे और एक ही जगह जामिद होकर रखा हूँ तो ये तो आपको नबाताती जिंदगी का तस्वर। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है ये हिस्सी जिंदगी इसी सतह पे मौजूद होता है, एहसास करता है दूसरे अपने नौ की। लेकिन आप कहेंगे हैवान भी तो करता है। वो देखिए, बच्चा पैदा होता है और बिछड़ा अभी जमीन पे गिरा नहीं होता तो माँ उसको चाट के खड़ा करती है तकेल के ऊपर। ये भी है। तो हिस्स तो उसके पास भी कहते नहीं, इसके बाद इसके पास जुबान भी होती है। हाँ। और इसे बयान करने के, अपने एहसासात को दूसरे तक मुंतकिल करने के, उसकी बेहतर सूरतें उजालने के और पूरी कायनात के बारे में सोचने के बारे में इसके पास एक शऊर होता है। सही सही। और अगर ये नहीं है, जहां जिस जगह भी यहाँ नहीं है, तो उसे समझना चाहिए कि वो जी तो रहा है लेकिन वो जिंदगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इतना खूबसूरत अंदाज में इन्होंने फोल्ड किया जिंदगी को। वही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेकर आऊंगी कि जिंदगी को आपका नजरिया क्या कहता है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए? हर एक होता है कि हर जो खातून होती हैं या फिर हर कोई बीवी होती है, वो चाहती है कि हर चीज़ पे मेरा जो शौहर है वो मुझे एक्सप्रेस करे, प्यार मोहब्बत की निगाह से देखे, हर चीज़ में इनकरेज करे। वो किस हद तक इनकी तरफ से आता है आपको, और फिर बाकी आपको जिंदगी किस तरह से नजर आती है उसके बारे में? मेरी तो जिंदगी बड़ी अजीबो गरीब ही रही है। कि मैं तो आप देखे जैसे अपने इलाके की आपा हूँ, बाजी हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जैसे मतलब मसाइल होते हैं उनके लिए सब आपके पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव से बहुत सारे लोग इलाज की घर से आना और उनकी मतलब जैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ उनकी। अच्छा। तो जिंदगी तो बहुत सारी चीजों में बटी हुई है, आप देखें। हाँ। और वही अच्छी है जब आप दूसरों के लिए कुछ करें। बिल्कुल, ये तो है हकीकत कि जब आप दूसरों के लिए करें तो एहसास करें उनका, और यही है मेरे ख्याल में तो। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लाइफ में चेंजेस आते हैं शादी के बाद, ज़ाहिर आ रहे होते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा। ये तो आप सोचिए कि दिन और रात का जैसे फर्क है ना। शुरू में मुझे लगा, जैसे हमीद को मैं देखती, मैं कहती ये तो बहुत सारी शौकने हैं मेरी किताबें जो हैं। क्योंकि हमीद समझ नहीं आया होगा आपको। कुछ नहीं, आप यकीन करो। और एक बंदा है कि बस
वो ख्याल रखने वाला है, वो हसास है। राइटर आप देखिए बहुत हसास, जैसे शायद मुझे कोई चीज़ बहुत देर तक मैं फील करूं, लेकिन हमीद बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा। बहुत जल्दी फील करते हैं किसी चीज़ को भी, किसी का दिल नहीं तोड़ना। अच्छा कोई बात हो जाए, हमीद का बहुत दरगुजर है, बहुत ज़्यादा दरगुजर है। अच्छा। और मतलब लविंग केयरिंग, मतलब हर लिहाज से। तो अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आई इनकी, आपको थोड़ा सा होता था कि नहीं ये क्यों ऐसे करते हैं, ये इनकी आदत ऐसी क्यों है? नहीं मुझे है, जैसे मतलब हमीद बहुत जल्दी किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते, और मतलब अल्लाह के रिलेटिव से भी कोई आ जाए, बस हमीद एक लिमिट में रहते हैं। अच्छा। लगते नहीं है वैसे। नहीं एक लिमिट में रहते हैं हमीद, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मैं रखती हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा। और मुझे होता है कि जैसे मेरे साथ भी हो ऐसा। तो ये जो दुखी आदमी कोई चीजें करती हैं ना, उनमें एक चीज ये भी है। अच्छा। कि आप बहुत ज्यादा दूसरे के साथ तवक्कुआत बांध लेते हैं। हाँ। आप बहुत ज्यादा, अच्छा कीजिए, जरूर कीजिए, ये आपका है कि आप कितना कर सकते हैं अपने ज़र्फ के मुताबिक, आप जरूर दूसरे की लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन, लेकिन आप ये कहें कि करके आप दरिया में डाल दो। वो कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो ये नहीं है कि नेकी कर और उस आदमी को दरिया में डाल दे जिसके साथ बल्कि जो आपने किया है उसका रिवाज ना तलाश करें, उसे भूल जाए, उस नेकी को भूल जाए जो आपने कर। इसलिए कि वो तो आपके वतीरे में होनी चाहिए, वो आपके मिजाज का हिस्सा होना चाहिए, वो आपकी शख्सियत के अंदर होना चाहिए कि आपने नेकी करनी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसका बदला लेना चाहेंगे तो ये तो आप कारोबार कर रहे हैं भाई। तो लेकिन होता है कभी कभी ना, वो एक इंसानी फितरत है कि आप अच्छे हैं तो आपका दिल करता है कि मेरे साथ भी वही अच्छा हो, और अगर मैं जिस तरह से रह रहा हूँ मेरे साथ भी मेरा पार्टनर वैसे मेरे साथ हो। बिल्कुल। तो और अगर पार्टनर आप देखिए 24 घंटों में से 20 घंटे कुछ सोने में कुछ लिखने में गुजार दे, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है बात आ नहीं रही, लेकिन आप देखिए ना फिर सरवाइव करना। हाँ, तो इसका मतलब ये इनको सैल्यूट है कि हाँ देखिए, इन्होंने मेरी ये आदत रही कि बैंकर चूंकि हूँ तो सवेरे अब मैं 4 बजे उठ के आ गया हूँ और अपनी सीट पे बैठ गया हूँ, तो 8 बजे यकदम मुझे अपनी सीट से इसलिए उठना है कि मुझे 9 बजे तक ऑफिस पहुँचना है, नाश्ता भी करना है, तैयार करना है अपना। तो ज़ाहिर है कागज़ मैंने जहाँ रखा वहीं रह जाता है, किताब जहाँ रखी है वहाँ पड़ी रह जाती है। अच्छा, इन्होंने बच्चों की ट्यून कर दिया उनको, जैसे नहीं होता कि बिल आपने इन कागजात के करीब नहीं जाना है, ये बाबा के कागजात है। सही। तो ये होता है कि मैं शाम को जब आता तो जहां मैंने काम रोका होता वहीं से शुरू कर देता। सही। तो ये देखें जो खूबी इनकी है उसके तो एतराफ किया जाना चाहिए, ये बात तो है। और ऐसा ही है कि घर में हमारे फिर ये किताबें मोहतरम होती चली, बच्चे भी उनका एहतराम करने लगे। अब किताबें तो बेताशा आप मेरे घर में, और वही बात है, तरबियत पे भी बड़ा फर्क पड़ता है जब आप अपने घर का जो माहौल देखते हैं, आपके घर के बच्चे फिर नस्ल दर नस्ल नहीं बच्चों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है बेटा छोटा सा था, 4th में से एक छोटी सी कहानी लिखी, बेटियों ने अल्हम्दुलिल्लाह, सना ने कुछ तराजम किए, और बच्चों को भी है, अल्लाह का शुक्र है। और वो इस हद तक बाप को रिस्पेक्ट की, मतलब अगर इन्होंने कहीं जाना है, इनका ड्रेस अच्छा हो, इनको मतलब अच्छा माहौल मिले, बाबा मतलब पुरसकून माहौल में लिखें। दोस्ती है बच्चों की मतलब हमीद से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और मतलब इस बात से खुश है कि हमारी पहचान है। वाह क्या बात है। सर, आपको तमगा इम्तियाज भी मिला, उस वक्त क्या तासुरात थे आपके? वो बस असल में इससे पहले जब लिखने वाले को लोग पहचानने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, तो वो ज़्यादा आदमी को अच्छा लगता है। मसलन आप देखें कि सबसे बड़े लिखने वालों में अहमद नईम कासमी, देखें आपकी किताब है, पहले ही किताब पे जब वो ये कहेंगे, हमीद शायद कहे कि अफसाना है कि 1000 आदमी की नुमाइंदगी करता है। जब मुमताज़ मुफ्ती आपके अफसाने के बारे में ये कहें कि ये जो बात करते हैं उससे रंग रस छलकता है, क्या बात। जब आपके बारे में उधर शमसरमान फारूकी ये कहें कि हमीद शायद वहाँ से लिखता है जिसके बारे में अभी बाकी लोग लिखने के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे लिखा जाए। सही। तो ज़ाहिर है इस तरह की जब बातें आपके बारे में होने लगे हैं, आपके काम के बारे में, तो ये तो असल तमगा तो वो है जो आपके साज गया है। मसलन जिस वक्त इंतज़ार हुसैन ने कहा कि नए अफसाने की आबरू मुझे, क्या बात। तो मैं तो मेरे जमीन पे कदम नहीं पड़ रहे थे कि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आदमी अगर वो कह देता है। और ये जो तमगा है, ये इस लिहाज से मैं इसे अहम समझता हूँ कि एक स्टेट की तरफ से आपको अता होता है और आपके काम का आपके काम की एप्रिसिएशन है एक तरह की। तो जब ये मिला तो सबसे ज्यादा तो बच्चे खुश थे, सही बात। मेरी बेटी एक उस वक्त अबू धाबी में थी, तो उसके जो फादर इन लॉ है वो कहने लगे कि बेटी फौरन आओ,
और बाप के फंक्शन में जरूर शरीक। अरे क्या बात। अच्छा, और उसको नहीं छुट्टी मिल रही, उसने कहा छुट्टी नहीं मिल रही, 3 दिन उनका नहीं, तुम्हें आना है। हाय। और आपको कैसा लगा था? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वैसे भी हमीद के साथ चल के मुझे लगता है कि मेरा कद ऊंचा हो गया। अरे वाह, क्या बात है। हकीकत है। जबरदस्त। तो ये एक तरह से अच्छा था कि जिस तरह से आप दोनों ने मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाया, आपको भी हेल्प आउट हुई, जो आपने जिस तरह का रूटीन बताया, और जाहिर है आपके लिए प्राउड एक तरह के हैं। और इसी तरीके से आप लोगों का माशाल्लाह सिलसिला चलता रहे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से। आज एक बहुत ही डिफरेंट मौजू को हमने यहाँ लेकर आए थे, स्पेसिफिकली सिर्फ एक राइटिंग और उसके हवाले से नहीं, बल्कि उनकी जो निजी जिंदगी, जो एक पर्सनल लाइफ है, वो भी आप लोगों के सामने रखी। और वाकई बहुत मजेदार लाइफ है आप लोगों की। अल्लाह करे सब इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। सर बेहद शुक्रिया आपका भी। एंड जिस तरह से हम चाहते हैं कि उर्दू अदब आपकी वजह से और आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे उनकी वजह से जिंदा रहे, और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उसकी अहमियत को समझे ज़रूर और इसी तरीके से आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।